हेलो दोस्तों, जॉब्स बाय संदीप चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर। और क्या आपको पता है कि 2026 के सरकारी एग्जाम्स का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है? अगर आप अभी भी पुराने तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप बहुत पीछे छूटने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जो 20 ऐसे सवाल डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से कई सवाल आपके अगले एग्जाम के पेपर में छपे हुए मिल सकते हैं। अगर ये एक वीडियो मिस कर दिया तो शायद सिलेक्शन लिस्ट से आपका नाम ही गायब हो जाए। तो बिना किसी देरी के जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो जॉब्स बाय संदीप को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपनी पहली स्लाइड और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को डीप टेक कैपिटल बनाने के उद्देश्य से किस शहर में यूपी डीप टेक हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? इसके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी नोएडा, सी कानपुर या फिर डी वाराणसी। दोस्तों, इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी नोएडा। दरअसल यूपी सरकार का विजन है कि राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में सबसे आगे रखा जाए। इसी को बढ़ावा देने के लिए नोएडा को डीप टेक हब बनाने का निर्णय लिया गया है। और सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें हमारा आईआईटी कानपुर एक रिसर्च पार्टनर की भूमिका निभाएगा। तो आपको शहर का नाम नोएडा और रिसर्च पार्टनर का नाम आईआईटी कानपुर दोनों अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पर। प्रश्न 2 है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में नवंबर 2026 से गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तहत मेडिकल टेक समाधानों का संचालन शुरू होने जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए आईआईटी बीएचयू, बी आईआईटी कानपुर, सी एएमयू अलीगढ़ या डी लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। आप सोच रहे होंगे कि आईआईटी तो इंजीनियरिंग के लिए है, तो मेडिकल में कैसे? तो आपको बता दूं कि आईआईटी कानपुर के कैंपस के अंदर ही गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थित है। चिकित्सा क्षेत्र यानी मेडिकल फील्ड में आधुनिक तकनीकों और मेडटेक के विकास के लिए ये संस्थान इसी साल के अंत तक यानी नवंबर 2026 से पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। इससे भारत की हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। तीसरी स्लाइड पर हमारा प्रश्न 3 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिशन या एजेंसी के तहत राज्य में नदियों और तालाबों के पुनरुद्धार यानी रिवर रिजुविनेशन के लिए एक व्यापक सामुदायिक अभियान शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, बी यूपी जल जीवन मिशन, सी नमामि गंगे ग्रामीण योजना या डी उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग। इसका एकदम सटीक जवाब है ऑप्शन ए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन। अब आप इसके नाम पर मत जाइएगा कि इसमें सिर्फ गंगा नदी शामिल है। इसका फोकस नदियों का कायाकल्प तो है ही, साथ ही इसके तहत तालाबों के जीर्णोद्धार यानी उन्हें फिर से जीवित करने का काम भी तेज किया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्थिरता को बढ़ावा मिले और हमारा पारिस्थितिक लचीलापन यानी इकोलॉजिकल रेजिलियंस मजबूत हो सके। पर्यावरण से जुड़े सवाल हमेशा एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसे नोट कर लें। अगली स्लाइड पर प्रश्न 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए टेक युवा समर्थ युवा योजना, बी डिजिटल यूपी योजना, सी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना या फिर डी यूपी एआई मिशन 2026। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेक युवा समर्थ युवा योजना। आजकल हर जगह बस रोबोटिक्स और एआई की ही चर्चा है और इसीलिए राज्य सरकार ने एक रोबोटिक्स और एआई मिशन चलाया हुआ है। इसी मिशन के तहत इस टेक युवा समर्थ युवा योजना को गति दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे युवाओं को इन एडवांस्ड और उन्नत तकनीकों से लैस करना है ताकि उन्हें भविष्य में अच्छी नौकरियां मिल सकें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो जॉब्स बाय संदीप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए 5वीं स्लाइड पर फोकस करते हैं। प्रश्न 5, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रसद प्रदर्शन यानी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के मामले में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में अनुकरणीय यानी एग्जाम्पलर्स राज्य का दर्जा मिला है? ऑप्शंस हैं ए अचीवर्स, बी ग्रोथ सीकर्स, सी एग्जाम्पलर्स या डी फास्ट मूवर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एग्जाम्पलर्स यानी एग्जाम्पलर्स। जो नवीनतम लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक है, जिसे हम लीड्स भी कहते हैं, उसके तहत उत्कृष्ट व्यवस्था वाले राज्यों को इस टॉप एग्जाम्पलर्स कैटेगरी में रखा जाता है। इस बार यूपी के साथ साथ तमिलनाडु और दिल्ली को भी उनकी उत्कृष्ट व्यवस्था के कारण इस श्रेणी में रखा गया है। यानी लॉजिस्टिक्स और सामान की आवाजाही में यूपी का प्रदर्शन पूरे देश के लिए बहुत शानदार और अनुकरणीय रहा है। छठी स्लाइड पर प्रश्न 6 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण यानी सरफेस कोल लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं
ए 25,000 करोड़, बी 37,500 करोड़, सी 45,000 करोड़ या डी 50,000 करोड़। बजट और फंड्स वाले सवाल सीधे एग्जाम में आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 37,500 करोड़। सरकार इस गैसीकरण प्रोजेक्ट पर इतने पैसे दो बड़े कारणों से खर्च कर रही है। पहला, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन यानी क्लीन एनर्जी को देश में बढ़ावा देना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक गैस यानी LNG के आयात पर जो भारत की निर्भरता है उसे कम करना। इसी महायोजना के लिए कैबिनेट ने 37,500 करोड़ की मंजूरी दी है। ये अमाउंट अब अच्छे से याद कर लें। 7वीं स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7, वर्ष 2026-27 के विपणन सीजन के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि किस फसल पर की गई है? ऑप्शंस हैं ए धान, बी कपास, सी सूरजमुखी के बीज या डी तिल। किसानों और कृषि से जुड़े करंट अफेयर्स हमेशा पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स। सरकार ने सूरजमुखी के बीज पर सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की भारी वृद्धि की है। और इसके बाद अगर किसी फसल पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो वो है कपास, जिस पर 557 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो पहले नंबर पर सूरजमुखी और दूसरे पर कपास है। इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। 8वीं स्लाइड, प्रश्न 8, भारी उद्योग मंत्रालय यानी MHI द्वारा देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए राष्ट्रीय एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए एकीकृत भारत ई-चार्ज यानी UBC, बी PM ई-ड्राइव हब, सी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रिड या डी भारत चार्ज नेट। EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन ए एकीकृत भारत ई-चार्ज, शॉर्ट में इसे UBC यानी यूनिफाइड भारत ई-चार्ज कहते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी जी ने इस UBC प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है और आम आदमी की सुविधा के लिए इसे डिजिटल भुगतान के लिए सीधे भीम ऐप से भी जोड़ा जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करना और उसका पेमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 9वीं स्लाइड पर प्रश्न 9 है, हाल ही में हैदराबाद की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ध्रुवा स्पेस ने 500 किलोग्राम वर्ग के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए प्रोजेक्ट गरुड़, बी प्रोजेक्ट आकाशम, सी प्रोजेक्ट विक्रम S या डी प्रोजेक्ट ध्रुव-1। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट गरुड़। प्रोजेक्ट गरुड़ बहुत खास है क्योंकि इसके तहत निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे। इनकी योजना है कि फ्लैट पैक 500 किलोग्राम श्रेणी के उपग्रहों का निर्माण प्रतिदिन 2 उपग्रहों तक किया जाए। सोचिए, हर दिन 2 सैटेलाइट्स। ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10वीं स्लाइड पर प्रश्न 10 देखते हैं। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 189.79 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में अदरक मिशन जिंजो मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत की विकास योजनाओं से सवाल जरूर बनते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम में अदरक की खेती बहुत होती है, तो वहाँ अदरक की खेती और उसकी वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने मिलकर शुरू किया है और इसका बजट 189.79 करोड़ रुपए है, जो सीधा किसानों को फायदा पहुंचाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जॉब्स बाय संदीप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11वीं स्लाइड, प्रश्न 11, भारत के समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और डेटा पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया AI मिशन ने किस गैर लाभकारी संगठन यानी NPO के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं ए कार्य, बी नीति AI, सी सेवा फाउंडेशन या डी टेक भारत। इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए कार्य। ये बेंगलुरु स्थित एक NPO यानी गैर लाभकारी संगठन है। भारत सरकार इनके साथ मिलकर स्थानीय भाषाओं में AI डेटाबेस तैयार करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे, यानी गांव-गांव तक अब टेक्नोलॉजी भी पहुंचेगी और नौकरियां भी। 12वीं स्लाइड पर प्रश्न 12, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में IP व्यावसायीकरण को गति देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए IP कैटलिस्ट, बी पेटेंट टू प्रोडक्ट पोर्टल, सी ई आविष्कार या डी डिजिटल पेटेंट हब। साइंस एंड टेक का ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IP कैटलिस्ट। आसान भाषा में समझें तो देश में जो भी नए आविष्कार और पेटेंट होते हैं उन्हें सीधे मार्केट के प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म CIPI.in शुरू किया गया है। एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस IP कैटलिस्ट की शुरुआत हुई है, जिससे हमारे इनोवेटर्स को अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने में बहुत मदद मिलेगी। 13वीं स्लाइड, प्रश्न 13, भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में वर्तमान में सबसे बड़ा कच्चा माल लार्जेस्ट फीडस्टॉक
कौन सा अनाज बन गया है? ऑप्शंस है ए चावल, बी गन्ना, सी मक्का या डी गेहूं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गन्ना टिक करके गलती कर देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मक्का। दरअसल हुआ ये कि सरकार ने हाल ही में गन्ने के रस के उपयोग पर कुछ सीमाएं लगा दी थीं। उन सीमाओं के बाद मक्का भारत के एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। ये इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 14वीं स्लाइड पर प्रश्न 14 है, देश के युवाओं में रोजगार क्षमता और व्यावहारिक कौशल में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी प्रमुख योजना संचालित की जा रही है? ऑप्शंस ए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026, बी युवा कौशल विकास मिशन, सी पीएम इंटर्न भारत योजना या डी राष्ट्रीय युवा इंटर्नशिप पोर्टल। आप सभी युवाओं के लिए ये बहुत काम का सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि देश के युवाओं को शीर्ष कंपनियों यानी टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाई जाए। जब आपको वहां रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार पाने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। अगर अभी तक जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। 15वीं स्लाइड प्रश्न 15, भारत ने हाल ही में 10वें हिंद महासागर संवाद 10th इंडियन ओशन डायलॉग की मेजबानी किस शहर में की है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी कोची। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। ये इस संवाद का 10वां संस्करण था जिसका नई दिल्ली में सफल आयोजन किया गया। इसका मेन मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हिंद महासागर हमारे व्यापार के लिए बहुत अहम है, इसलिए भारत का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। 16वीं स्लाइड प्रश्न 16, हाल ही में किस राज्य या देश की विधानसभा या सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी गुजरात, सी उत्तराखंड या डी महाराष्ट्र। पॉलिटी के सेक्शन में ये सवाल 100% आ सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के बाद हाल ही में असम राज्य की कैबिनेट ने भी अपने यहाँ समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मतलब उत्तराखंड पहला था और अब असम ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। एग्जामिनर ऐसे सवालों में बहुत फंसाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। 17वीं स्लाइड पर प्रश्न 17 है, उबर ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय औद्योगिक समूह के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं ए टाटा समूह, बी रिलायंस समूह, सी अडानी समूह या डी इन्फोसिस। बिजनेस की दुनिया की ये बहुत बड़ी खबर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अडानी समूह। उबर अपने भारतीय परिचालन और यूजर्स की डेटा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठा रहा है। इसके लिए वो अडानी समूह के अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स का उपयोग करेगा। ये साझेदारी आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। 18वीं स्लाइड प्रश्न 18, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के वर्ष 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए राजीव मेमानी, बी आर मुकुंदन, सी संजीव पुरी या डी एन चंद्रशेखरन। नियुक्तियों वाले सवाल हर एग्जाम में आते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर मुकुंदन। आर मुकुंदन जी वर्तमान में टाटा केमिकल्स के MD और CEO हैं और अब उन्हें वर्ष 2026-27 के लिए CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। 19वीं स्लाइड प्रश्न 19, हाल ही में पश्चिम एशिया विशेषकर अमेरिका ईरान में बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव के कारण मई 2026 में कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमत कितने डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गई है? ऑप्शंस हैं ए $85, बी $92, सी $106 या डी $125 प्रति बैरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी $106 प्रति बैरल। देखिए, अप्रैल में ये कीमत $115 दर्ज की गई थी और अब मई में ये $106 प्रति बैरल है। इस ज्यादा कीमत से भारत के व्यापार घाटे और हमारे घरेलू ईंधन की कीमतों यानी पेट्रोल डीजल के रेट्स पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। यही वजह है कि ये टॉपिक एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हो जाता है। फाइनली आखिरी स्लाइड यानी प्रश्न 20, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI को आकर्षित करने और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए भारत सरकार किस टैक्स में कटौती करने पर विचार कर रही है? ऑप्शंस हैं ए कॉर्पोरेट टैक्स, बी विथहोल्डिंग टैक्स, सी लाभांश वितरण कर DDT या डी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इकोनॉमिक्स का ये आखिरी और दमदार सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन बी विथहोल्डिंग टैक्स। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय सरकारी बॉन्ड से जो ब्याज कमाया जाता है उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। सरकार इसी टैक्स को कम करने का प्रस्ताव ला रही है ताकि देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह तेजी से बढ़ सके। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स जो आपके 2026 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें और अगर सिलेक्शन चाहिए तो जॉब्स बाय संदीप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।